Good morning. Dr. Anita Mathur, BSR Arts College, Alwar. BA पार्ट 3 H सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर हम लोगों ने लिया है, जिसमें अपने पिछले लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि भारत देश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है और हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले हमने प्री कैम्ब्रियन युग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद पुराण काल की शैलों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे द्रविडियन युग की शैलों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप के बाहरी भागों में स्थित इस समूह की शैलों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफरस काल तक पाई थी। मतलब ये वो काल था जब इसका निर्माण हुआ। उस समय तक पृथ्वी पर वनस्पति और मतलब जैविक विकास हो चुका था और जीव इसी चक्कर में इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इस किस्म की जो शैलें हैं उसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। और भारत में जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल, हरिद्वार, अनंतनाग, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, शिमला, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में द्रविड़ महाकल्प की शैलों का विस्तार मिलता है। भूगर्भ के समय में मापनी में ऑर्डोविनियस, सेल्यूरियस, डिवोनियन और कार्बोनिफरस और पर्मिनियन को डार्विन महाकाल कहते हैं। मतलब ये जो हमारा द्रविडियन युग की शैलें हैं, पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो समय रहा तब तक पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, इसीलिए इन प्रकार की शैलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और इसका विस्तार जो है उत्तरी भारत के बड़े भाग में मिलता है। और इसका जो समय रहा, इसके निर्माण का जो समय रहा वो ऑर्डोविनियस से लेकर और पर्मिनियन काल तक रहा। एक लंबे समय में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर अगली चट्टानों की बात करते हैं। चौथा जो हमारा है क्रम, आर्यन युग की चट्टानों की हम बात करते हैं। और ये शैलें, इन शैलों का निर्माण कार्बोनिफरस युग से लेकर प्लेस्टोसन युग के मध्य माना गया है। मतलब इसमें ये जब शैलें बनी तो इन दोनों युगों के बीच में इसका निर्माण काल हुआ, परंतु इसको भी हम उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला विभाग हम मानते हैं वो है गोंडवाना क्रम की शैलें। अब ये जो गोंडवाना क्रम की शैलें हैं, इनका निर्माण कार्बोनिफरस युग में 355 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर जुरैसिक युग के दौरान हुआ। इनके निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय भारत में लंबे समय तक कोई भी अविवर्तनिक घटना नहीं हुई। और ये जो शैलें हैं, इनमें मुख्य रूप से मछलियों के और रेंगने वाले जीवों के फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो चट्टानें अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो इस प्रकार की गोंडवाना शैलें जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, काठियावाड़, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ साथ गुंटूर, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर हम खनिजों की बात करें या इसके रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे भारत में जितना भी कोल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 98% कोल इसी किस्म की शैलों के द्वारा हमें मिलता है। और यहाँ पर कोयला अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में देखेंगे वहां भी कुछ मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलछर में मिलता है और वहां पर इसी नाम की एक पर्वत श्रेणी भी है। मध्य गोंडवाना काल की दामोद श्रेणी का विस्तार दामोदर बेसिन में मिलता है, जिसमें
दामोदर बेसिन में बड़े भंडार मिलते हैं कोल के। रानीगंज है, झरिया है, कनकपुर है और बोकारो है। सिंगरौली श्रेणी ये सतपुड़ा में पाई जाती है, जहाँ पे बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है जो कि कोल के ऊपर ही बेस्ड है। कोरबा घाटी में भी बहुत बड़ी मात्रा में कोल पाया जाता है। रानीगंज के दक्षिण में पंचेत पहाड़ियों में भी यहाँ पर जो श्रेणी है उसमें कोयला पाया जाता है। तो अगर हम ये वाली शैलों की बात करते हैं, अगर हम गोंडवाना क्रम की शैलों की बात करते हैं, तो ये जो है ये बहुत ही कोल रिच बेल्ट है, यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों में की शैलों के बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण क्रिटेशियस काल से लेकर और क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था और इसमें ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से हम ये मानते हैं कि इनका निर्माण हुआ, या हम ये मान सकते हैं कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और इसकी जो मोटाई है वो 5 से 30 मीटर की पाई जाती है और इसकी गहराई हम ये मानते हैं कि मुंबई के तट के आसपास 3000 मीटर से भी नीचे तक है। यह कच्छ में 800 मीटर, अमरकंटक में 150 मीटर और बेलगांव में करीब करीब 60 मीटर्स की गहराई पर भी पाए जाते हैं। संपूर्ण दक्षिण ट्रैप में बेसाल्ट और कोलोराइड लावा मिलता है, जिसमें अनाच्छादन की काली मिट्टी इसके द्वारा बनती है। इसे हम रेगुर कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि कपास की खेती के लिए, कॉटन के लिए ये वाली जो काली मिट्टी है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी भी इसी जमाव के कारण बनती है, जिसमें एल्यूमिनियम, लोहा, मैंगनीज के तत्व मिलते हैं। दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये जो हिस्सा है ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर बॉक्साइट के निक्षेप यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में और कोरोमंडल में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से आर्यन युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें और तीसरा तृतीयक क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो तृतीयक क्रम की चट्टानें हैं जिसको हम कहते हैं रॉक्स ऑफ टेरिटरी सिस्टम, ये इनका निर्माण टर्शरी काल के इलोसन युग में और प्लायोसिन युग के दौरान नवजीवी महाकाल में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि हिमालय इसी अवधि में बना। हिमालय का पहला जो उत्थान था वो क्रिटेशियस में, दूसरा उत्थान इयोसेन युग में माना जाता है और तृतीय जो इसका उत्थान माना जाता है वो मायोसिन में हुआ था। और उस समय टेथिस सागर जो था वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया था, क्योंकि वहां पर मोड़दार चट्टानों की रचना हुई थी और हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ था। पांचवा और अंतिम इसका जो उद्भव हुआ वो प्लिस्टोसन काल में हुआ, जब पीर पंजाल श्रेणी और कश्मीर घाटी जो है वो अस्तित्व में आए थे। इस प्रकार हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनका विस्तार बलूचिस्तान से मकरान तक, किरथर श्रेणी, हिमालय श्रेणी, अराकान योमा जो कि म्यांमार तक फैला हुआ है, उनका निर्माण इसी तृतीय क्रम की शैलों के द्वारा ही हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग में टर्शरी काल में शैलें केवल तटीय क्षेत्रों में मिलती थी। तो हम ये मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पे विकसित हुआ था, जो टेथिस सागर जिसे हम कहते थे, और वहां पर जितना भी भौगोलिक घटनाक्रम हुआ उसके द्वारा कई अलग अलग भागों में जाकर या कई स्टेप से गुजरकर हिमालय की रचना हुई। और ये पाकिस्तान से लेकर और अगर हम देखें तो म्यांमार तक इस प्रकार की रचना यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद चतुर्थ क्रम की शैलों की हम बात करेंगे। इन्हें क्वाटरनरी क्रम की शैलें या प्लिस्टोसन और हेलोसिन युग की चट्टानों में शैलों में हम सम्मिलित करते हैं। इसमें बड़े स्तर पर इस काल में
जो प्लिस्टोसन युग था उसमें बड़े स्तर पर हिमानीकरण हुआ था। और गोलाश्म और हिम अपर्दित धरातल और हिमोड़ की उपलब्धि हिमालय में इसके प्रमाण हमें पाए जाते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में हिमोड़ और करेवा डोडा जिले के बर्ताव जमाव इसी युग के हैं। करेवा झेलम में अधिक मिलते हैं। यहाँ करेवा की 1600 मीटर मोटी और 7500 वर्ग किलोमीटर विस्तार का एक बहुत बड़ा जमाव मिलता है। ये झीलकृत है, इसमें सीप, मछली और स्तनपायी जीवों के अवशेष मिलते हैं। क्या आशय है कि इस क्षेत्र का निर्माण कहाँ पे हुआ था? जो झीलकृत क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में डेफिनेटली विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव होंगे, जिसमें सांप भी हैं, मछलियां भी हैं और भी कई प्रकार के जीव पाए जाते थे, इसलिए उनके यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पे फुलबामा की करेवा, जाफरान, बादाम, अखरोट की कृषि के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मिट्टी है वो इन सब चीजों की उपज के लिए अच्छा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों में जमा यहाँ का जो एल्यूविलियम है, जैसे हम कहते हैं कि बांगर क्षेत्र है ये और खादर क्षेत्र है ये, जो प्लिस्टोसन काल की उपज है। और गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है और थार का मरुस्थल जो है पश्चिमी राजस्थान में, वो भी इसी क्रम के द्वारा बना था। और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें, जो तटीय कांप क्षेत्र के जमाव है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के जो मुहाने हैं, वो भी इसी युग की उपज है। तो हम ये देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में हिमयुगों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इसमें दक्षिण भारत के कालदुर्ग के पास बहुत सारा क्षेत्र है, धारवाड़ हिमयुग, उड़ीसा में गोंडवाना युग, ये तलचर प्रमाणों से गोंडवाना हिमयुग तथा हिमालय में प्लिस्टोसिन हिमयुग तक के यहाँ पर प्रमाण पाए जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार का क्रम पाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर समुद्री जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। तो भारत की अगर हम भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे, तो इस तरह से हमने इसको विभिन्न भागों में बांटा और अलग अलग काल में जब इनकी रचना हुई उसका अध्ययन हमने इसमें किया। अब जब हम भारत में चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपका भूगर्भिक संरचना का पूरा हो गया है। आप इसके मैप की प्रैक्टिस कीजिए और इसमें अपने नोट्स को बनाइए ताकि आगे आपको कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं आए। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर लेंगे। थैंक यू।